फिर ये पता चलता है कि एक जो नाइट आउल या नाइट वॉच नाम का एक विमान है, जो कि बड़ा दुर्लभ सा विमान है, जो बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख के पास ही होता है। जो ऐसा विमान है कि बड़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, जहां न्यूक्लियर वॉर का खतरा छाया हुआ हो, तो उस विमान का उपयोग करके राष्ट्रपति अपने स्टाफ के साथ पूरा संचालन करते, क्योंकि वो विमान अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो उससे भी वो प्रभावित नहीं होता। उसके आगमन की फोटो वोटो सब आती है, वीडियोस आते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल जो है, एक तो ये नादान इसमें कौन है ये बता दे हमारे आज के गेस्ट। और हम भारत के तौर पे, हिंदुस्तान के तौर पे, हमारा पुराना, मतलब पुराना इन द सेंस हिस्टोरिकल टर्म से लेके अब तक, प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारा साथी या दोस्त कौन रहा है, किसने हमारी मदद की या तो हमारे साथ खड़ा रहा, किसके साथ रिश्ते रखने से हमको ज्यादा फायदा है। और एक लॉयल्टी जैसी चीज भी दोस्ती में होती है विदेश नीति में, वो अचानक से यूं आपका मन चाहा और आपने यू टर्न ले लिया रास्ते पे, ऐसे नहीं होता है। तो हमारा फायदा या हमारा सही एक रुझान किस तरफ होना चाहिए, इजराइल की ओर होना चाहिए या ईरान की ओर होना चाहिए, ये सब बातें आज हम प्रोफेसर प्रसेनजीत बिस्वास साहब से सुनेंगे। आप उनको पहले मिल चुके हैं, शिलोंग में पढ़ाते हैं वो, हमारा जो मेघालय का शिलोंग है वहाँ पढ़ाते हैं, और जियो पॉलिटिकल मामलों में बड़ी उनकी जो है वो एक्सपर्टीज रखते हैं। उनको आज हमारे साथ जोड़ देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वास सर। हमारी बातचीत तो हो रही थी 4-5 दिनों से कि कुछ इस पर बात करेंगे, आज मौका मिल गया। हाँ, नमस्ते। बहुत बढ़िया। आपका जो शुरुआत में जो आप बताए हैं, इससे एक चीज बहुत गंभीर रूप से उभर के आ रहा है, जो मैं पहले हाईलाइट करना चाहता हूं। ये है न्यूक्लियर वॉरफेयर का संभावना। अभी इजराइल यदि अपना न्यूक्लियर ऑप्शन को, जिन लोग अमेरिकन सेंट्रल कमांड, इजराइल के स्ट्रेटेजिक कमांड मिलके जिसको कह रहा है कि टैक्टिकल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अभी वो टैक्टिकल यूज का जो संकेत दिखाई पड़ रहा है, तरह तरह का संकेत दिखाई पड़ रहा है, जिसमें इजराइल ये भी कह रहा है कि डिप्लोमेसी अभी हम नहीं करेंगे, हम युद्ध को खत्म करेंगे उसी लेवल पे जहां पे हम ईरान का पूरे न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो प्रोसीडियर है, जो प्लान है, सबको खत्म कर सकते हैं एक साथ। तो इजराइल बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो जो ईरान का जो सबसे असली न्यूक्लियर प्लांट जो मिट्टी का नीचे है, मिट्टी का 300 से 800 मीटर नीचे तक है, जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट बताते हैं नाम पे, फोर्डो नाम पे, वो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल को जो करना है वो करेगा। कल इजराइल ने 10 जगह अटैक करके, जिसमें तेहरान भी शामिल है, सेंट्रीफ्यूज मशीनों को बर्बाद कर दिया, ऐसा वेपन अपनाया। साथ में अमेरिका कह रहा है कि हम GBU-57 जो मिट्टी का अंदर जाके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हम इजराइल को देंगे कि नहीं देंगे हम सोच रहे हैं। तो ऐसा बातचीत से युद्ध का माहौल को इसी पॉइंट पे, टिपिंग पॉइंट पे लेने जाने का बात चल रहा है। उसको रोकाने के लिए अभी ईरान ने 2 स्टेज प्रक्षेपास्त्र मिसाइल को उपयोग किया है, जो हाइपरसोनिक है और जो मैन्यूवर भी कर सकते हैं। एक तर्क चल रहा है कि ईरान का मिसाइल कितना दूर खुद को बचा के डिफेंस सिस्टम को तोड़ के टारगेट में पहुंच सकता है। उसमें बात हो रहा है कि इस सब मिसाइल का ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल का मैन्यूवरेबिलिटी है और वो किसी भी डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम में ऑलरेडी बड़ी छेद कर घट गया है, जिसके कारण इजराइल का जो सिविल पॉपुलेशन है वो बंकर में अभी आश्रय लेके बैठा हुआ है। अचानक से ये भी दिखाई पड़ा कि वो बंकर में इंडियन थाई का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। इन लोग का प्रवेश नहीं है वहां पे, इन लोग जू होने से प्रवेश होगा, ऐसा इंडियन क्रिश्चियन लोगों को भी यूट्यूब में चल रहा है।
कैसे इन लोगों ने जताया और बता दिया कि यहाँ पे ये सब नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी का भी चल नहीं होगा, जेरूसलम में नहीं होगा, ये बता दिया। तो ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक ही साथ जेनोफोबिया, रेसिज्म और थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक संभावना, टेक्टिकल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन का एक संभावना अभी बढ़ते जा रहा है। और इस समय कौन किसका साथ देगा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस नाम के ब्रिक्स का जो पार्टनर नेशन है, जिसमें चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, ईरान शामिल है, हमारे इंडिया भी ब्रिक्स में शामिल है, जिसके कारण इंडिया अभी राष्ट्रसंघ में जो वोटिंग हुआ है, इंडिया ओपनली वोटिंग नहीं किए है। इसके कारण यही है कि ईरान के साथ इंडिया का एक संबंध है। हमारे 80% क्रूड ऑयल ईरान से आ रहे हैं और हमको $10 में पर बैरल मिल रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी $79-80 में पहुंच चुके हैं। लास्ट 10 दिनों में इतना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है, गैस का दाम बढ़ चुका है। तो हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसके लिए हम ईरान के साथ एक संपर्क रख रहे हैं, ताकि जो सैंक्शन लगाए गए हैं उस सैंक्शन का बावजूद भी हमारे देश का आम जनता के लिए हम सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद कर पाते हैं। तो इसी कारण ईरान के साथ हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम भी ब्रिक्स का पार्टनर है, भारत, ईरान भी ब्रिक्स का पार्टनर है। इसी कारण ईरान के साथ हमारे संबंध मजबूत करने का बातचीत एक ट्रैक टू लेवल पे चलते रहता है। अभी युद्ध का समय भारत साइड नहीं लेना चाहता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इस समय युद्ध नहीं करना है। शांति बनाए रखने के लिए जो डिप्लोमेटिक डिस्कशन जरूरी है वो करना उचित है, लेकिन भारत कोई प्रेशर देने का पोजीशन में है नहीं, इसलिए भारत किसी साइड नहीं ले रहा है। अभी प्रेशर देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा प्रेशर देना है, सऊदी अरेबिया को प्रेशर देना है, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया इजराइल का कह दे कि आप युद्ध को आगे ना बढ़ाए, और 2 हफ्ता में अमेरिका बताएगा कि युद्ध में भाग लेगा कि नहीं लेगा। ये बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका युद्ध को सस्टेन नहीं करना चाहता है। इसका एक कारण है कि एनर्जी रिसोर्सेस का दाम बढ़ रहा है, डॉलर का वैल्यू फॉल कर रहा है, और अमेरिकन इकोनॉमी में एक खराब असर दिखाई पड़ रहा है कि डॉलर डिवैल्यूड हो रहा है, पेट्रो डॉलर डिवैल्यूड हो रहा है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड में जो एसिमेट्री अभी बन गया है युद्ध के कारण, इसको इन लोग मीट अप कर नहीं पा रहा है। तो आर्म्स सप्लाई करके इजराइल को नया आर्म्स दे के भी एक युद्ध का परिवेश बनाने के बावजूद भी अमेरिकन अर्थनीति का हाल अच्छा नहीं हो रहा है। इसके कारण अमेरिका पीछे बैठ के खेल को मदारी का तरह कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। तो ये जो एक परिस्थिति है, इस परिस्थिति में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा स्कोप रह गया। अभी चाइना के तरफ से एक डिप्लोमेटिक मूव इनिशिएट किया गया, रशिया का तरफ से भी किया गया, लेकिन यूएस के तरफ से कोई अच्छा संकेत, शुभ संकेत अभी तक मिल नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना स्पष्ट अभिमत अभी तक पेश नहीं किए हैं। इसके कारण युद्ध का भय अभी भी बहुत जारी है, और ईरान और इजराइल दोनों हाई अलर्ट में है। तेहरान को खाली करने का जो वार्निंग अमेरिका ने जारी कर दिया है, ये बहुत ही अनुचित काम है, क्योंकि इसका असर पूरे दुनिया तक जाएगा। इसके बाद ही पुतिन साहब ने बोला अभी अमेरिका युद्ध में आएगा तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी ईरान के साथ खड़ा हो जाएंगे। तो इस सब के कारण अभी एक भय का परिवेश, म्यूचुअल प्रेशर, काउंटर प्रेशर चल रहा है इस देशों का बीच। इसके बीच ऑयल सप्लाई अर्थनीति का हालत बहुत ही खराब चल रहा है, क्योंकि 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंजूस, हॉर्मुज कंजूस, और दूसरा स्ट्रेट जो यमन के साथ अफ्रीका को जोड़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाब एल मंडेब जो कंजूस है। ये दोनों कंजूस पे अमेरिका अपना हाथ को, अपना प्रभाव को बहाल रखने के लिए कहीं कहीं उन्होंने अपना फ्लीट को भेजे हैं, लेकिन जहां जहां फ्लीट भेजे हैं वहां पे वो फ्लीट को टारगेट करके अंसरुल्लाह ने भी टारगेट किया है, हौतीज ने भी टारगेट किया है, ईरान भी कहीं पे क्षेपणास्त्र निक्षेप किए हैं अमेरिकन फ्लीट के ऊपर। इसके कारण अमेरिका अपना फ्लीट को छिपा के रखने के लिए
इस समय कंपेल्ड हो गए हैं, बाध्य हो गए हैं। तो जिसके कारण अभी सिचुएशन अमेरिका के बहुत फेवर में है नहीं वहां पे। तो अमेरिका भी अभी बहुत ही कैलकुलेट करके चल रहा है, रशिया भी कैलकुलेट कर रहा है कि कैसे वो युद्ध का सिचुएशन से ईरान को निपटा सके। ये प्रयास रशिया की तरफ से जारी है। हाँ मयूर जी। सर एक इंटरेस्टिंग बात जो कल रात में, आप जानते हैं हमारा तो काम ही यही, लगातार हम लोग अपडेट रहने की कोशिश करते हैं, अपडेटेड रहने की कोशिश हाँ। करते हैं। तो कल रात को, देर रात को हमारे टाइम पे, मैं जब सोने जा रहा था उससे पहले जो मैंने अपडेट चेक किया था वो ये था